हेलो फ्रेंड। आज हम करेंगे एडवांटेजेस ऑफ मोंगोडीबी ओवर रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है schema flexibility. So MongoDB is schemaless. We can store documents with different structure in the same collection. Okay, and जो हमारा रिलेशन डेटाबेस होता है वो रिक्वायर्ड प्री डिफाइंड स्कीमा. ओके, एडिंग न्यू फील्ड इन्वॉल्व्स अल्टरिंग द टेबल स्ट्रक्चर. ठीक है, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के साथ कि ये स्कीमा लेस है. वी कैन स्टोर डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर इन सेम कलेक्शन. ओके, सो जस्ट सपोज ना ये एक कलेक्शन है. ओके, यूजर्स यूजर की कलेक्शन है. अब देखो इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं. अगर इस डॉक्यूमेंट को देखें हम तो इसमें क्या है डॉक्यूमेंट, एक आईडी है. ओके, नेम है और एज है. ओके, और इसमें क्या है, इस डॉक्यूमेंट को अगर देखो तो इसमें आईडी है, ठीक है, नेम है. ओके, और यहाँ पे क्या है आपका एड्रेस है. ओके, तो ये इसकी फील्ड्स हैं. अब देखो नो स्कीमा चेंज आर नीड टू ऐड द एड्रेस फील्ड टू ओनली वन डॉक्यूमेंट. सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के लिए ना सिर्फ एड्रेस ऐड करने के लिए हमें पूरा स्कीमा चेंज करने की जरूरत नहीं है यूजर टेबल यूजर कलेक्शन की. सॉरी, ठीक है. सो ये फ्लेक्सिबिलिटी है हमें मोंगोडीबी में. यही अगर मैं आरडीबीएस में बात करूं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ना जस्ट सपोज ना एक टेबल है. ओके, एक टेबल है यूजर. यूजर एक टेबल है. ओके, उसकी फील्ड्स क्या है, आईडी, नेम और एज. ओके, अगर ये फील्ड्स हैं और अगर मुझे इसमें ना एक एड्रेस फील्ड ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, एड्रेस के लिए मुझे एक ऑल्टर की कमांड चलानी पड़ेगी. ऑल्टर टेबल यूजर्स ऐड कॉलम. ठीक है, एड्रेस इज वेरकेर इतना. ठीक है, तो देखो सिर्फ अगर मुझे एक ही बंदे के लिए एड्रेस चाहिए, ठीक है, तो उस केस में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टेबल को ऑल्टर करना पड़ेगा. वी कैन मस्ट मॉडिफाई द स्कीमा, है ना, स्कीमा को मॉडिफाई कर दिया हमने अगर टेबल को ऑल्टर किया तो. इफ दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड फॉर ओनली वन रिकॉर्ड, जैसे कि अगर एक रिकॉर्ड के लिए भी चाहिए तब भी करना पड़ेगा हमें. तो सेकंड पॉइंट है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड स्टोरेज. ओके, डॉक्यूमेंट क्या होता है, जेसन होता है ना, ये याद रखना. तो देखो मोंगोडीबी स्टोर द डेटा एज अ जेसन लाइक डॉक्यूमेंट, मेकिंग इट मोर इंट्यूटिव फॉर डेवलपर्स. ओके, और जो रिलेशनल डेटाबेस है उसमें क्या होता है, स्टोर रो एंड कॉलम्स में, often requiring multiple data, multiple tables for complex data. ओके, एग्जाम्पल से समझो. जैसे सपोज ये ना एक एक कलेक्शन के अंदर ये एक डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है. ओके, जिसकी देखो आईडी की क्या है, आईडी वैल्यू, आईडी नेम है, और ये देखो जो ये ऑर्डर है ना वो क्या है, एरे टाइप का है. आपने क्या करा, एक डॉक्यूमेंट के अंदर ना एक एरे को ही रख दिया है. ओके, सो अ सिंगल डॉक्यूमेंट कैन अमेंड रिलेटेड डेटा लाइक ऑर्डर, है ना. अब देखो इन रिलेशनल डेटाबेस में क्या करना पड़ेगा आपको ना, इस ऑर्डर के लिए एक टेबल ही बनानी पड़ेगी नई, है ना. तो देखो जो यूजर टेबल है उसमें तो ये रहा, मतलब ये यूजर के अंदर ही अपने ऑर्डर का एक, है ना, अमेंड कर दिया हुआ है. जबकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक यूजर का टेबल बनाओगे अलग से और एक ऑर्डर का टेबल अलग से बनाओगे. ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, जो यूजर की आईडी है ना उसको एज अ फॉरेन की दिया हुआ है अपने यहाँ पे, है ना. टू परफॉर्म अ जॉइन टू फेच अ रिलेटेड डेटा. अगर मुझे निकालना होगा डेटा, ठीक है, ऑर्डर टेबल से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा उस केस में, यूजर चाहिए होगा अगर मुझे तो फिर मैं जॉइंस लगाऊंगा, है ना. ओके, अगर मुझे इसमें से ऑर्डर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, डॉट ऑपरेटर लगाऊंगा, मतलब यूजर के अंदर यूजर डॉट क्या, ऑर्डर डॉट, और फिर ऑर्डर आईडी या अमाउंट निकाल लूंगा मैं. ओके, नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी. ओके, ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी समझा था हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी के बारे में. ठीक है, तो मोंगोडीबी इजीली स्केल क्या करता है, हॉरिजॉन्टल यूजिंग शार्डिंग, है ना, शार्डिंग भी समझा था. और जो रिलेशन डेटाबेस है ना वो क्या करता है, प्राइमरली वर्टिकली, है ना, स्केल करता है वर्टिकली विच एक्सपेंसिव एंड लिमिटेड. ओके, तो एग्जाम्पल को समझते हैं पहले, ठीक है, कि वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाए. तो देखो जैसे सपोज ना मेरे पास एक सर्वर है. ओके, एक सर्वर है. ओके, इस सर्वर की ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी. सर्वर मीन्स नोड या मशीन या वीएम कह लो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय है इस सर्वर पे. ठीक है, अब देखो
आप क्या कर रहे हो, इस सर्वर पे ना इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी। कॉन्फ़िगरेशन मतलब फिज़िकल हार्डवेयर और रैम की बात कर रहा हूँ। ओके, तो मान लो रैम है इसमें 16 जीबी और इसकी ना 100 टीबी स्टोरेज है। ओके, तो देखो अब इस एप्लीकेशन को ना जो आपकी इस सर्वर पे डिप्लॉय है, इस एप्लीकेशन पे ट्रैफिक आ रहा है। ओके, ट्रैफिक बहुत ह्यूज है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ह्यूज है, जिससे ना आपका ये 1 महीने में ही 1 मंथ में क्या हुआ, ये चीज़ आपकी ऑक्यूपाई हो गई, है ना? स्टोरेज फुल हो गई। ओके, तो आपने क्या करा, इस सर्वर मशीन को ना आपने इस सर्वर मशीन को क्या करा आपने, अपग्रेड किया, है ना? अब अपग्रेड करा। अब आपने क्या करा, इसको ना 64 जीबी कर दिया, ठीक है? और इसको आपने 100 से 200 टीबी कर दिया, है ना? मान लो अब ये काफ़ी हो गया, है ना? तो ये ना ओवर द टाइम, जैसे सपोज़ 6 मंथ, 6 मंथ में ना इतना ट्रैफ़िक हुआ कि ये भी स्पेस फुल होगी। ओके, तो देखो ये चीज़ क्या हो रही है, आप क्या कर रहे हो, लेकिन इस मशीन की या इस सर्वर की एक क्या होगी, अपग्रेडेशन की भी कंपैटिबिलिटी होगी ना, कि भाई इस मशीन को 64 जीबी से ज़्यादा ना रैम आप दे ही नहीं सकते, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा, इसकी कंपैटिबिलिटी खत्म होगी, आपने फुल ऑक्यूपाई कर लिया 40 64 करके। ओके, अब इससे ज़्यादा इस सर्वर को मशीन को चेंज करना पड़ेगा आइदर, है ना? या दूसरी मशीन लगानी पड़ेगी, है ना? इससे बड़ी जो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मान लो 128 हो या 500 टीबी वो ले। ओके, तो उस केस में क्या है, आपने हार्डवेयर पे पैसा खर्चोगे, है ना? तो उसके इस तरह की चीज़ को क्या बोलते हैं, वर्टिकल, इसको बोलते हैं वर्टिकल, है ना? वर्टिकल स्केलिंग, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्केलिंग। ओके, जो कि हमारी होती है इसमें, ठीक है? रिलेशन डेटाबेस में क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग होती है। ओके, तो ये क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। हाँ जी, एक्सपेंसिव तो होगी, अगर एक सिस्टम, खुद ही सोचो, अगर मुझे i7 लेता हूँ मैं, अगर मैं एक सिस्टम लेता हूँ i7 से, ठीक है? i7 और 16 जीबी, है ना? इतना बड़ा भी नहीं, 16 जीबी रैम लेता हूँ i7 कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो आप समझ सकते हो ना, ये कम से कम 1 लाख का, है ना? 1 लाख का मिलेगा आपको, 1 लाख का लैपटॉप पड़ेगा इतने का। ओके, तो उस केस में खुद ही सोचो, अगर मैं 120 टीबी का लेता हूँ, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फुल होगी तो मैंने 128 जीबी का रैम लिया और 500 टीबी का, है ना, अपनी स्टोरेज बढ़वाई, तो उस केस में एक्सपेंसिव होगा। और ये फिर अगर ओवर द ईयर ये बढ़ गया, 2 3 4 साल तक चला, उसके बाद ये ट्रैफिक बढ़ गया, ओके, उस केस में क्या होगा, ये लिमिटेड है ना? तो ये इसका ड्रॉबैक है, ये क्या है इसका ड्रॉबैक है ना? अब देखो दूसरा, वर्टिकल शार्डिंग का ड्रॉबैक क्या है, एक्सपेंसिव है और लिमिटेड है ना? आपको मशीन ही पूरी चेंज करनी पड़ रही है। अब देखो दूसरा है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप क्या करते हो ना, आप ना मल्टीपल सर्वर लगा दोगे, है ना? मान लो सर्वर 1, सर्वर 2 और सर्वर 3, आपने 3 सर्वर लगा दिए, ठीक है? अब देखो इस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हम मान के चलते हैं कि 64 जीबी और ये क्या है, 100 मान लो, चलो 100 टीबी। इसकी भी क्या है, इसकी भी सेम है 64 जीबी, ठीक है? और इसकी 100 टीबी और इसकी भी आपने 64 जीबी और 100 टीबी, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब मान लो ना मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है 150 का, 150 टीबी पड़ा हुआ है, ओके? 150 डेटा अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर पे और इस सर्वर पे और इस सर्वर पे, है ना? 50-50 टीबी दे देता हूँ। 50 टीबी यहाँ पे दे दिया मैंने, 50 टीबी यहाँ पे दे दिया और 50 टीबी यहाँ पे दे दिया, ठीक है? तो ये डेटा आपने क्या करा, शार्डिंग करा है इन पे। अब ये सर्वर पे क्या कर रहे हो, डेटा को शार्डिंग कर रहे हो, शार्डिंग, है ना, शार्ड कर रहे हो, ये रेप्लिकेट नहीं है, यहाँ पे ना रेप्लिकेशन नहीं हो रही है, एक चीज याद रखनी, यहाँ पे ना आप शार्डिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इस ना इस जो ये 150 टीबी का डेटा है ना, इसको ना 50 टीबी यहाँ पे दे रहे हो, 50 टीबी यहाँ पे दे रहे हो, 50 टीबी इस सर्वर पे दे रहे हो। ओके, ये सर्वर 1 है, ये सर्वर 2 है, ये सर्वर 3 है। ओके,
सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, शार्डिंग कर रहे हो। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे हो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ओके, आपके मन में ये आ रहा होगा कि अगर इसकी भी स्टोरेज फुल हो जाए तो हम क्या करें। अब देखो, यहाँ पे ना शार्डिंग पे, लेकिन इसके साथ ना आप मल्टीपल नोड्स को कनेक्ट कर सकते हो। ओके, मतलब रेप्लिका बनाने के लिए आप यहाँ पे मल्टीपल नोड को, ये इंटरनल वर्किंग होती है, आप यहाँ पे मल्टीपल नोड भी लगा सकते हो। मतलब एक सर्वर के साथ बहुत सारे मल्टीपल नोड भी लगेंगे। नोड मतलब मशीन ही होगी, वो भी एक तरह का सर्वर जिस पे डेटा आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे। ओके, ये रेप्लिका हो सकते हैं, मतलब ये डुप्लीकेट डेटा भी हो सकता है। ये क्या, आपके मल्टीपल नोड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होती है। ठीक है, मैं वो होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखो, इन मोंगोडीबी डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल शार्ड। ठीक है, आपने मल्टीपल शार्ड्स पे डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया। अ लार्ज सेट, ये लार्ज सेट था आपका, कैन बी स्प्लिट अक्रॉस सर्वर टू हैंडल इंक्रीज लोड, है ना। बिल्कुल। अब देखो, इससे क्या होगा, इन रिलेशनल डेटाबेस में एडिंग मोर डेटा मे रिक्वायर्ड अपग्रेडेशन, है ना, सर्वर हार्डवेयर विच हैज़ अ लिमिटेशन एंड कॉस्ट। अब देखो, वर्टिकल शेडिंग में इशू क्या हो रहा था, अगर मेरा सर्वर था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब किसी मशीन की कॉन्फ़िगरेशन ही होगी, है ना, कुछ कुछ तो इसका बाउंड होगा, जहाँ तक वो रीच करेगा, और उसके बाद आप क्या करोगे, वो अलाउ ही नहीं करेगा कि उस पे आप ज़्यादा ऐड करो। जैसे एग्जांपल के लिए, मेरा अगर लैपटॉप है, अगर मैं कंपनी से खरीदता हूँ कोई लैपटॉप, तो वो कहता है कि आप अपनी रैम को, बाय डिफ़ॉल्ट उसने जैसे सपोज़ मुझे 16 जीबी दिया हुआ है, ठीक है? लेकिन वो कहता है कि आप 32 जीबी तक एक्सपेंड करा सकते हो या 64 जीबी तक ही करा सकते हो। मैं चाहूँ उसको 120 कराना, तो वो कंपैटिबल ही नहीं होगा। तो मुझे लैपटॉप ही चेंज करना पड़ेगा, है ना? तो हार्डवेयर एक तो लिमिटेशन है, दूसरी कॉस्ट है। अगर मैं कराने भी जाऊँगा ना 32 जीबी, समझ रहे हो ना? तो 32 जीबी की कॉस्ट लगेगी। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, सो MongoDB optimized for handling large volume of unstructured data. Mon- अगला अगला है इस रिलेशनल में, स्ट्रगल with unstructured data and required transformation into structure table. एग्जाम्पल के लिए समझो, एग्जाम्पल से जल्दी समझ आएगा। देखो, अब मान लो ना कोई लॉगिंग डिवाइस है, उसका ना डेटा आ रहा है। अब लॉग्स क्या होते हैं, आप ऐसे समझ लो, एक सेकंड में ही ना 10,000 लॉग्स आ गए, या एक मिनट में ही लाखों में लॉग्स आ गए। और उस केस में ना, और लॉग्स क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। ओके, वेरी इन द सेंस, कभी ये कुछ फील्ड, जैसे ये ना देखो, लॉग आईडी आ रही है, टाइम स्टैम्प आ रहा है, ठीक है, और ये एक डिटेल्स आ रही हैं कि लॉग्स, लॉगिन के लॉग्स हैं इस आईपी के अगेंस्ट। ओके, तो नेटवर्किंग में ऐसा होता है ना, लॉग्स जनरेट होते हैं, तो उस केस में क्या है, यहाँ पे कोई और फील्ड आ गई अगर, तो वो मोंगोडीबी होगा, तो उसको क्या करेगा, मैनेज कर पाएगा, है ना। इन केस ऑफ, खुद ही सोचो, अगर वो रिलेशनल डेटाबेस होगा, अब लॉग्स में ना एक फील्ड बढ़ गई, नेक्स्ट टाइम कोई मैसेज आ गया यहाँ पे, है ना, मान लो, तो कॉमा करके मैसेज आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे ये फिक्स होगा, इसका स्कीमा क्या होता है, फिक्स। अगर मैंने ये एक बार लिख दिया, क्रिएट टेबल, ये और ये 4 फील्ड के साथ, तो अगर भाई पांचवी आई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल चलाना पड़ेगा, है ना। उस केस में क्या होगा, या फिर टेबल में वैल्यू ही नहीं सेव होगी, है ना। सो ये एक ड्रॉबैक है। परफॉर्मेंस क्या होगी, हर बारी मैं टेबल को ऑल्टर करूंगा, तो उतने देर तो लॉग्स के लिए रुकना पड़ेगा ना मुझे, तो परफॉर्मेंस इसकी डाउन हो जाएगी, है ना। और अनस्ट्रक्चर डेटा लॉग्स में आएगा, तो वो उसको मोंगोडीबी प्रॉपरली हैंडल कर पाएगा, है ना। लॉग्स विद वेरी स्ट्रक्चर कैन बी स्टोर एफिशिएंटली, जबकि इसमें एडिंग लेटर में रिक्वायर्ड है स्कीमा अपडेट, हर बारी करना पड़ेगा। कम होगा तब भी करना पड़ेगा, ज्यादा होगा तब भी करना पड़ेगा। फिफ्थ है बेटर फॉर एजाइल डेवलपमेंट। ओके, सो देखो, MongoDB allow rapid iteration and change without downtime। और जो इसमें होता है ना, मतलब रिलेशनल डेटाबेस में स्कीमा चेंज में रिक्वायर डाउन टाइम एंड माइग्रेशन। फॉर एग्जांपल देखो, MongoDB में क्या होता है, कैन ऐड अ न्यू फील्ड, है ना। मेन ना इसमें गेम चल रही है स्कीमा पे ही, है ना। देखो, वी कैन ऐड अ न्यू फील्ड टू सम डॉक्यूमेंट विदाउट मॉडिफाइंग द एंटायर डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना।
ये हमने देखा था ऊपर भी, जब हम क्या कर रहे थे इसमें, अगर ध्यान से देखोगे तो देखो, एक एक फील्ड ऐड करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक फील्ड ऐड करने के लिए यहाँ पे भाई ऑल्टर टेबल चलाना ही पड़ेगा, है ना, ये चीज है। एडिंग अ न्यू फील्ड इन्वॉल्व्स स्कीमा चेंज एंड माइग्रेशन, पोटेंशियली अफेक्टिंग एप्लीकेशन अप टाइम, है ना। हर बारी अगर मुझे डीबी को अपडेट करना पड़े, हर बारी मुझे ऑल्टर की क्वेरी चलानी पड़ेगी, तो मैं तो उसी में लगे रहूंगा, तो मेरा जो डाउन टाइम होगा वो क्या होगा, रिस्पॉन्स अगर कोई यूजर गेट कर रहा है तो उस टाइम उसको रिस्पॉन्स ही नहीं जाएगा, है ना। नेक्स्ट है बिल्डिंग बिल्ट इन हाई अवेलेबिलिटी, है ना। अब देखो मोंगो डीबी में हमने समझा था प्रीवियस वीडियो में कि रेप्लिका बनते हैं ना, मतलब जस्ट सपोज यहाँ पे मेरा क्लाइंट है, ओके, और यहाँ पे मेरा प्राइमरी सर्वर है मोंगो डीबी का, ओके। इस प्राइमरी सर्वर पे ना डेटा पड़ा हुआ, तो हम क्या करते हैं उस डेटा को रेप्लिकेट कर देते हैं। मान लो ये हमारे दो और सर्वर पे हमने रेप्लिकेट कर दिया, यहाँ पे भी सर्वर इन द सेंस कि एक सर्वर है उस पे मोंगो डीबी रखा हुआ है आपने, ठीक है, यहाँ पे भी रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी नोड, ठीक है। इन दोनों को बोलेंगे सेकेंडरी वन और इसको बोलो सेकेंडरी टू, ओके। अब देखो क्लाइंट ने हिट करा है, तो मोंगोडीबी में रेप्लिका सेट बनते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली फेलियर एंड रिडंडेंसी, फॉल्ट टॉलरेंस होगी। जस्ट सपोज क्लाइंट है, मैंने जैसे बताया था क्लाइंट है, अगर वो गेट की एपीआई कॉल करता है, गेट यूजर बाय, है ना, वो गेट ऑल यूजर को करता है। अब मान लो ये वाला क्या है, प्राइमरी सर्वर ही आपका डाउन हो गया, तो उस केस में ना रिक्वेस्ट गई लेकिन रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, नहीं ना आएगा। अगर रेप्लिका नहीं होंगे तो इसी से डील करना है ना, तो यही अगर बंद है जस्ट सपोज, ठीक है, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, लाइट जा सकती है, कुछ भी हो सकता है, अगर प्राइमरी सर्वर बंद है उस केस में क्या होगा, आपके पास रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा नहीं कुछ। अगर आपने रेप्लिका बनाया होगा तो आप क्या करेगा, ये इंटरनली ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एक आर्बिट्री नोड होता है वो स्विच करवा देगा इसको, अगर ये प्राइमरी बंद है तो इसको प्राइमरी बना देगा, इन दोनों को सेकेंडरी नोड बना देगा, ये सेकेंडरी वन हो जाएगा, ये सेकेंडरी टू हो जाएगा। अगर ये बंद है तो ये मान लो प्राइमरी नोड होगा, ये आपका सेकेंडरी होगा। अगर ये बंद है तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ये ऐसे वर्क करेगा, ओके। तो जो यूजर है ना, उसको क्या होगा, उसको कभी पता ही नहीं लगेगा कि बैकएंड पे क्या चीज का इशू है, क्यों, क्योंकि वो जब गेट की एपीआई करेगा तो वो इस है ना, इस सर्वर से उठा के दे देगा इसको, गेट ऑल यूजर्स। तो हाई अवेलेबिलिटी होगी, हाँ बिल्कुल होगी। जैसे ही वो क्लिक करेगा बाई गेट ऑल यूजर्स, तो यूजर्स जेड से आ जाएगा। अब देखो आरडीबीएम में ना, रिलेशन डेटाबेस में क्या होता है, हाई अवेलेबिलिटी रिक्वायर्ड एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन एंड टूल्स, इसमें ना कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स में लगाने पड़ते हैं। अब देखो मोंगोडीबी में क्या होता है, इन मोंगोडीबी अ रेप्लिका सेट इंश्योर्ड इफ द प्राइमरी सर्वर फेल, जैसा है ना, प्राइमरी सर्वर फेल हुआ तो सेकेंडरी सर्व ऑटोमेटिकली बिकम द प्राइमरी, है ना। इन रिलेशनल डेटाबेस वी मे नीड अ टूल, टूल कौन से चलते हैं, माई एसक्यूएल क्लस्टर और एडिशनल सेटअप ऑफ फॉर फेलियर्स, अगर ऐसा होता है तो हमें टूल ही लगाना पड़ेगा नया, ठीक है। ये कुछ कंपैरिजन है इन पॉइंट्स के जो अभी हमने डिस्कस किए, इसमें है फीचर और मोंगोडीबी के और रिलेशनल डेटाबेस के। अब देखो स्कीमा, इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसमें क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसमें डेटा टाइप, सॉरी डेटा मॉडल, इसमें मतलब ना एक टेबल के अंदर, इसको टेबल को क्या बोलते हैं यहाँ पे मोंगोडीबी में, कलेक्शन, एक कलेक्शन के अंदर ना कैसे स्टोर होता है, डॉक्यूमेंट में, है ना। जेसन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और यहाँ पे रिलेशनल होता है, ठीक है, टेबल्स की फॉर्म में। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी क्या होती है इसकी, हॉरिजॉन्टल होती है, शार्डिंग होती है ना, मल्टीपल सर्वर होते हैं, उस पे शार्ड करवाते हैं आप ह्यूज अमाउंट डेटा को, है ना। जैसे 150 GB था तो 50 50 50 हमने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे क्या होता है, वर्टिकल होता है। और ये क्या होता है, कॉस्ट, है ना, इसका ड्रॉबैक क्या है, ये कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है अगर हमें हार्डवेयर को चेंज करवाना पड़े। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसमें डेटा क्या होता है, सपोर्ट डायरेक्टली, हाँ भाई अनस्ट्रक्चर कर सकता है, मतलब उसने क्या कर रहा था, एड्रेस को रख लिया, नेक्स्ट में वो लॉग्स में क्या कर रहा था, वो आईपी और रख रहा था ना, लॉग्स वाले में देखो क्या कर रहा था, वो इवेंट और आईपी को रख रहा था, मतलब डिटेल्स रख रहा था। लेकिन अगर कल के लिए यहाँ पे एक और फील्ड आएगी तो ये क्या करेगा, रख लेगा, बट यहाँ पे तो इसको ऑल्टर कमांड चला के टेबल का स्कीमा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर इसमें चाहिए होता है,
डेवलपमेंट एजाइलिटी है ना, इसमें हाई है, इसमें मॉडरेट है। इसमें क्या है, हाई अवेलेबिलिटी, बिल्कुल इसमें रेप्लिका सेट बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक सर्वर डाउन होगा तो दूसरे से वो डेटा ला के दे देगा। यहाँ पे एडिशनल सेटअप चाहिए होता है और टूल्स चाहिए होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक पे। एंड ऑल्सो प्लीज़